बंसल न्यूज की खास पेशकश में आज हम लाए हैं 2024 का आगाज हो चुका है। आगाज भी कहां से हुआ है? महाकाल की नगरी से, जो काल गणना का समय केंद्र बिंदु भी कहा जाता है महाकाल की नगरी से। और कहीं न कहीं जिस प्रकार समय की गणना महाकाल की नगरी से पूरे विश्व भर में अब होने जा रही है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय दो ज्योतिषाचार्य हैं जो विश्व विख्यात हैं। एक है पंडित अमन डब्बेवाला जी, जिनका भी हम बंसल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और एक है हमारे साथ मनीष शर्मा जी, जो विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं। तो कैसा होगा हमारा 2024? हम सबसे पहले पंडित अमन डब्बेवाला जी से बात करते हैं। पंडित जी, बात करें 2024 आने वाला साल कैसा रहेगा? देखिए, 2024 की हम बात करते हैं तो कैलेंडरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर की मान्यता से 2024 वर्ष का क्रम रहेगा। यदि हम भारतीय सनातन धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष का आरंभ माना जाता है। यदि हम 2024 की बात करते हैं तो कुल अवस्था में हम अंक ज्योतिष में भी बात कर सकते हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बात कर सकते हैं। और यदि हम लग्न कुंडली की बात करते हैं तो कन्या लग्न में 12:05 पे 1 जनवरी का आगाज होगा। इस स्थिति में मंगलादित्य नाम का योग रहेगा केंद्र में, जो एक विशिष्ट संस्कृति को भारतीय केंद्रभूत करके आगे बढ़ाएगा। हम ये कह सकते हैं कि आने वाला 2024 भारतीय सनातन संस्कृति के लिए, भारतीय सनातन धर्म के लिए युवाओं में नई प्रकार की ऊर्जाओं को संचालित करेगा। यही नहीं, कई प्रकार के शोध यहाँ पे होंगे, भले वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, रक्षा अनुसंधान का क्षेत्र हो, शिक्षा से संबंधित विशेष प्रकार का क्षेत्र जिसमें रसायन है, भौतिक है, आदि प्रकार के क्षेत्रों में भारत की स्थिति विश्व में विशेष रूप से दिखाई देगी। यही नहीं, यदि हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी पे या ह्यूमनोलॉजी पे या इस प्रकार के जो खास 22 खंड होते हैं, यदि हम उन विषयों पे सामाजिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो भारत की स्थिति यूरोप, अमेरिका और मध्य अफ्रीका से जुड़े सभी सेगमेंट में विशेष रूप से दिखाई देगी। बिल्कुल विशेष रूप से दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा जी से। राम की सदी का भी इसी 2024 में आगाज होना है। सनातन धर्म कहीं ना कहीं जिस प्रकार एक आंखों में बसाना चाहते हैं प्रभु श्री राम को, उसके बारे में क्या कहेंगे? 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम में उद्घाटन करेंगे राम मंदिर का, और ये समस्त जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उन समस्त हिंदुस्तान के लिए और नेपाल के लिए गौरव की बात है। तो राम की सदी यानी 22 जनवरी से राम मंदिर के उद्घाटन के साथ इस वर्ष का प्रारंभ होगा, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। राम इस पूरे विश्व के राजा रहे हैं, केवल अयोध्या के नहीं, और हिंदू हो चाहे कोई भी अन्य जातीय धर्म हो, सभी के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल गौरव की बात क्यों ना हो, क्योंकि हम सभी को इंतजार था कि कब राम जन्मस्थली पर प्रभु श्री राम का शिलान्यास होगा। समय भी आ चुका है, तारीख भी आ चुकी है, और 2024 में तो प्रभु श्री राम के करोड़ों आस्था के साथ जन सैलाब भी अयोध्या नगरी में उतरने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं 2024 कैसा होगा, क्या क्या राशियां कहती हैं, कैसी रहेंगी राशियां, कैसी होगी जन्म पत्रिका। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे डब्बेवाला जी से। पंडित जी, बात करें तो ज्योतिष के माध्यम से राशियों का बड़ा ही उल्लेख होता है। क्या क्या राशियां उथल पुथल मचाएंगी, किसके जीवन में किस राशि का फलदायक लाभ होगा? देखिए, सबसे पहली बात हम ये करना चाहेंगे कि 12 राशियों का एक मंडल होता है। 12 ही राशियों के क्रम अलग अलग चलते हैं। जन्म कुंडली में राशि कुंडली का जो प्रभाव है वो चंद्रमा के संचार की गणना से देखा जाता है। यही नहीं, साथ ही महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यांतर दशा आदि की गणना के माध्यम से किसी जातक की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। हम 12 राशिवार की बात करते हैं तो तकरीबन 7 राशियां विशेष रूप से लाभान्वित होंगी। बाकी की 5 राशियां जो है उनको शनि की ढैया और शनि की साढ़साती का प्रभाव कम या अधिक स्थिति में दिखाई देगा। चूँकि एक मुख्य बात यह आती है कि जन्म कुंडलियाँ, राशि से संबंधित स्थितियाँ, ये सब ग्रहों के योगा योग पर निर्भर करती है। यदि जन्म कुंडली में शनि की अच्छी पोजीशन है तो जाहिर सी बात है कि शनि का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा। वहीं यदि हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो जिन कन्याओं के विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन विवाह वाली कन्याओं को विवाह के योग बन सकेंगे। यदि हम राशिवार की बात करते हैं तो मेष राशि वाले जातकों के लिए मित्रों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हम बात करते हैं तो इस वर्ष संपत्ति और वाहन की प्राप्ति का योग इनको बनेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की हम बात करेंगे तो विवादों में उनको विजय की प्राप्ति होगी, साथ ही
जो स्वास्थ्य की समस्या उसमें उनका निराकरण होगा। कर्क राशि वाले जातकों की हम बात करेंगे तो कर्क राशि वालों को शनि की विशेष कृपा प्राप्त होगी, रुके कार्य में गति बढ़ सकेगी। सिंह राशि की हम बात करेंगे तो सिंह राशि वाले जातकों को विशिष्ट पद की प्राप्ति का योग बन रहा है, बाहरी यात्रा होगी, विदेश यात्रा होगी, बाहर से प्रतिष्ठा और पद के लाभ प्राप्त हो सकेंगे। कन्या राशि की हम बात करेंगे तो कन्या राशि वाले जातकों को कहीं कहीं संघर्ष की स्थिति बनेगी और कुछ स्थानों पर विशेष पद की प्राप्ति का योग बन सकेगा। तुला राशि की हम बात करेंगे तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय विशिष्ट योजना को प्राप्त करते हुए किसी निवेश की योजना के साथ में संयुक्त होने की स्थिति बन सकेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को कृषि भूमि की प्राप्ति के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात के द्वारा बड़े लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा। धनु राशि वाले जातकों को जो अब तक नहीं हो सका है वहां पर उनको अवसर प्राप्त होगा। यही नहीं, उनकी योग्यता और शैक्षणिकता का लाभ उनको पदेन मंच के रूप में प्राप्त होगा। मकर राशि की हम बात करते हैं तो शनि की 7.5 का जो इम्प्रेशन है अंतिम ढैया के रूप में है। उन्हें जो 5 साल से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उनमें कहीं कहीं फरवरी के बाद में लाभ की स्थिति दिखाई देगी। कुंभ राशि वाले जातकों की हम बात करेंगे तो कुंभ राशि में चूंकि शनि का परिभ्रमण चल रहा है, ऐसी स्थिति में शनि के लाभ उनको प्राप्त हो सकेंगे। कहीं कहीं संपत्ति से संबंधित जो मामले न्यायालय में हैं उनको वहां पे सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। मीन राशि वाले जातकों को कहीं कहीं धार्मिक स्थितियों का परिवेश अलग प्रकार का परिवर्तन मानसिक तौर पर दिखाई देगा। यहाँ पे एक बात और कहने वाली है कि जातकों का राशि फल राशियों के आधार पर तो ठीक है, किंतु लग्न और परिस्थितियां दोनों ही स्थिति इस पर निर्भर करती है। यदि महादशा अनुकूल है तो अनुकूल फल प्राप्त होगा। यदि कोई ग्रह पापाक्रांत है तो उन्हें धार्मिक आध्यात्मिक रूप से उसका निवारण करना चाहिए। यदि शनि की 7.5 है तो शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बृहस्पति विपरीत है तो नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। राहु केतु विपरीत है तो मनसा देवी का पाठ करना चाहिए। और सभी यदि ग्रह कमजोर बनते हैं या बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति है तो अमोघ शिव कवच का पाठ करते हुए संकल्पित होकर के अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। वो वैसी प्रार्थना के साथ में आध्यात्मिक साधनों को आरंभ करना होगा। आरंभ करना होगा। मनीष शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राशियां तो हमारे जीवन में कई बाधाएं भी लाती हैं तो कई धन वर्षा भी होती है, लेकिन ऐसी कौन सी राशियां हैं जो सामांतर के नाम से जिस प्रकार मंत्रोच्चार किया जाता है तो राशियों को में भी जो योग रहते हैं, जो उनके निशान रहते हैं, उसमें किस प्रकार का लाभ मिलता है? और खास बात करें तो जब ग्रह लगते हैं तो राशियों में कहीं ना कहीं उथल पुथल भी होता है, इसके बारे में क्या कहें? राशियों के अनुसार यदि राशियों के स्वामी जो हैं उनको मना लिया जाए और उनके ही मंत्रों का जाप, जैसे मेष राशि है उसके स्वामी है मंगल, तो मंगल भगवान का पूजन उज्जैन में किया जाए। वृषभ राशि के लिए शुक्र का, मिथुन राशि के लिए बुध का, कर्क राशि के लिए चंद्रमा का, सिंह राशि के लिए सूर्य का, कन्या राशि के लिए बुध का, तुला राशि के लिए शुक्र का, वृश्चिक राशि के लिए मंगल का, धनु राशि के लिए गुरु का, मकर राशि के लिए शनि का, कुंभ के लिए शनि का और मीन राशि के लिए पुनः गुरु का। इनके मंत्रों के जाप यदि किए जाएं तो विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 5 राशियां इस वर्ष में थोड़ी कठिनाई में रहेंगी। ये हैं कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। इसमें शनि की 7.5 और शनि का ढैया रहेगा। तो इन लोगों को शनि के उपचार करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, अपने नौकर कर्मचारी सेवक जो भी हैं उनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। इससे उनको लाभ की स्थितियां बनेंगी। जैसे आपने बताया कि कई राशियां ऐसी होती हैं जो जीवन में कठिनाइयां लाती हैं, तो किस प्रकार साधकों को निवारण करना चाहिए, कैसे मंत्रोच्चार करें, कैसे उपाय किया जाए? कई बार रहता है जिसको शनि की 7.5 लग जाती है तो उसको पूरी तरह से निर्धन हो जाता है, उसको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए? शनि की 7.5 लाभदायी भी रहती है और नुकसानदायी भी किसी किसी को होती है। अब ये शनि की स्थिति उसकी कुंडली में कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको शनि का कैसा फल प्राप्त होगा। यदि शनि उसकी कुंडली में अच्छी राशियों में स्थित है और उसने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं तो शनि की 7.5 और ढैया में उसको लाभ भी होता है। जैसे अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनको राहु की महादशा है और शनि का गोचर उनका अपनी खुद की राशि में है, तो अचानक से ही उनको राजपद की प्राप्ति हो गई। इसलिए शनि और राहु राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा भी बना सकते हैं अपनी महादशा में।
सबको इसके अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। ये निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कैसे कर्म अपने जीवन में किए हैं। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कई गर्भवती महिलाएं रहती हैं जो ग्रहण आते हैं, उसमें उनको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए? और खास बात, आजकल के जीवन में तो जन्म पत्रिका दिखाने में भी कई ज्योतिषों के पास जाते हैं तो उनको डर सा लगता है, उसका निवारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझें आप कि वर्ष 2024 में ग्रहण की जो व्यवस्था है वो भारतवर्ष में अदृश्य है, अर्थात दिखाई नहीं देगी। यही हम बात करते हैं कि गृहस्थ जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिलाओं में छठे महीने से लेकर के तो 9वें महीने तक विशेष सावधानी का रहता है, क्योंकि धर्मशास्त्रीय मान्यता अनुसार जब ग्रहण का आरंभ होता है तो ग्रहण का आरंभ, ग्रहण का सम्मिलन और ग्रहण के मोक्ष तक का ये 3 कालखंड होते हैं ग्रहण के, जिसमें समयावधि ग्रहण की अलग अलग प्रकार से बताई जाती है, जिसमें सूर्य ग्रहण अलग होता है, चंद्र ग्रहण अलग होता है। यदि हमारे कार्यक्रम में जो विदेश में बैठी बहनें हैं जो इसको देख रही हैं, तो जो वर्ष 2024 के ग्रहण जो विदेशों में दिखाई देंगे, उस दौरान जब यदि वो गर्भवती है तो जहाँ तक हो सके भोजन का त्याग करें, शयन का त्याग करें, यहाँ तक कि शास्त्र बाथरूम जाने के लिए भी मना करता है। यह भी कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे मान्यता है यदि सूर्य ग्रहण है तो आदित्य की साधना करनी चाहिए, सूर्यनारायण भगवान की साधना करनी चाहिए, जिससे तेजस्वी बच्ची की प्राप्ति हो सके। यदि चंद्र का ग्रहण लगता है तो चंद्र की साधना करनी चाहिए, जिससे बच्चे की सुंदरता हो, बौद्धिकता हो, प्रबलता हो। तो ग्रहण के बारे में अलग अलग प्रकार के विचार शास्त्र में बताए जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक हो सके ग्रहण के दौरान भगवान का भजन ही करना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, 2024 का जैसे हमने आगाज कर दिया है, कैसे सूर्य भगवान को जैसे ही सूर्यास्त उदय होगा तो कैसे मंत्रोच्चार के साथ साल का आगाज करें, किस प्रकार की? हिंदू का जो नव वर्ष है वो 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और वह पिंगल नाम का इस वर्ष संवत्सर होगा। 2024 का आरंभ जो है उसमें अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान गणेश का दर्शन और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ये तो नित्य का कर्म है हर सनातनी का, तो वो करे, सूर्य को जल चढ़ाएं और भगवान गणेश जी का दर्शन करके इस अंग्रेजी नववर्ष का आरंभ करें। तो इससे उनको पूरे वर्ष में सिद्धि की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और अरिष्टों का निवारण होगा। जो हमारा सनातनियों का जो नववर्ष है वो 9 अप्रैल 2024 से आरंभ होगा और उसमें माता जी का पूजन, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माता जी का पूजन होता है, गणेश जी का पूजन होता है, उसके अनुसार उसका आरंभ किया जाए। बिल्कुल, आरंभ किया जाए। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब जब देखा है कि कुछ अच्छा होता है तो कुछ राशियाँ जीवन में पूरी तरह से निराश करती हैं, उसमें उस राशियों को किस प्रकार देखते हैं, उनकी साधना कैसे की जाए? देखिए, जिस तरह से आपका प्रश्न ये है कि जब ग्रहों के गोचर विपरीत राशियों में प्रवेश करते हैं या परिभ्रमण करते हैं, यदि कोई ग्रह अपनी शत्रु की राशि में परिभ्रमण करता है तो जाहिर सी बात है कि संबंधित ग्रह का अधिपति कहीं न कहीं पीड़ित होता है। हम ये कह सकते हैं कि जब ग्रहों की विपरीत अवस्था होती है और राशि से वो 2, 4, 6, 8, 12 का अनुक्रम बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गोचर किया हुआ ग्रह जातकों को मानसिक, शारीरिक या आर्थिक समस्या दे सकता है। हम यदि बात करते हैं, मान लीजिए वर्तमान में 1 जनवरी 2024 को सूर्य और मंगल का जो गोचर होगा धनु राशि में होगा, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मानसिक समस्या का समय रहता है और उदर व्याधि की समस्या होती है। चूंकि ऐसी स्थिति से निवृत्त होने के लिए जहाँ तक हो सके ग्रहों के व्यापारी दोष से निवृत्ति के जो उपचार दिए हुए हैं उनका अनुपालन करना चाहिए। जैसे मंगल सूर्य का धनु राशि में परिभ्रमण, आपको कम से कम गर्म भोजन का सेवन करना चाहिए। अधिक मसाले युक्त भोजन करेंगे तो पेट की समस्या हो सकती है। यदि हम राशिवार बात करेंगे तो अलग राशियों पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव उसमें दिखाई देंगे। यदि मिथुन राशि की हम बात करें तो कहीं कहीं पेट से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित समस्या हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए डायबिटीज की समस्या हो सकती है, क्योंकि धनु राशि के गोचर में सूर्य मंगल का प्रभाव बीपी के प्लस माइनस को भी इंगित करता है। ऐसी स्थिति में जब ग्रह विपरीत अवस्था में हो और राशि से भी विपरीत चलते हो तो जातकों को संबंधित ग्रहों की साधना भी करनी चाहिए, संबंधित ग्रहों के दान करने चाहिए और संबंधित ग्रहों की व्याधियों से बचने के लिए उपचार करने चाहिए। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि दान करने का बड़ा महत्व भी माना जाता है। सबसे सरल उपाय अगर माने, अगर किसी का परिवार कोविड के काल में पूरी तरह से चला गया है, उनके जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो कई लोग श्राद्ध नहीं कर पाते,
किस प्रकार उनके परिजनों को करना चाहिए, किस प्रकार मंत्र उच्चार करना चाहिए जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो? कलयुग में सबसे ज़्यादा जो महत्व बताया गया है वो दान का ही महत्व बताया गया है। इसके पहले के जो 3 युग थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता, उनमें पूजन पाठ मंत्र जाप आदि का महत्व था। पर कलयुग में दान का महत्व है और दान करने से सभी प्रकार के सुख सुविधाएं आदि प्राप्त की जा सकती है। तो दान श्राद्ध में जो करने का महत्व है, गरीबों को और ब्राह्मणों को अन्न का दान, वस्त्र का दान, पादुका का दान आदि करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों आदि को भी भोजन कराने से मोक्ष की प्राप्ति पितरों को होती है। बिल्कुल पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे 2024 का तो जैसे हमने आगाज तो कर दिया है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से देखें, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से देखें, रोजगार की दृष्टि से देखें तो 2024 में किस प्रकार की राशियां पूरे देश में बढ़ोतरी देने वाली हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि कन्या लग्न में ही शुरुआत होती है, मध्य रात्रि का क्रम माना जाता है। कैलोडियन कैलेंडर या यूरोपीय गणना से हम बात करते हैं तो ये नववर्ष की जो परंपरा, मध्य रात्रि की परंपरा बताई जाती है। जैसा पंडित जी ने बताया कि हमारे यहाँ सनातन धर्म संस्कृति में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का आरंभ होता है, और हम भी इस बात को कह चुके हैं कि जो हिंदू संस्कृति है या सनातन संस्कृति है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ होती है। चूँकि हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत तो सूर्य की पूजन, सूर्य के अर्घ्य से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। उसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य तेज प्रदाता है, प्रज्ञा को देने वाला है, जीवन को देने वाला। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है, यह पर्यावरण में सूर्य है इदितः, मतलब सूर्य से ही संसार में प्राण की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि हम रेडियो कार्बन मेथड से भी बात करेंगे तो प्रारंभ में सूर्य की ही व्यवस्था और स्वीकृति बताई जाती है। चूँकि ग्रेगोरियन कैलेंडर या कैलोडियन कैलेंडर या कैल्विन कैलेंडर की हम गणना करते हैं तो उसकी गणना मध्य रात्रि से होती है। यह भी कहा जा सकता है कि 5.25 से 5.5 घंटे का जो डिफरेंस है भारतीय समय अनुसार और यूरोप के समय के अनुसार, तो वहाँ पे सूर्य के उदय अस्त का अंतर आता है। किंतु अब जैसे हमने बात कही है कि वर्तमान में भारतीय स्थिति या भारतीय व्यापार की स्थिति क्या रहेगी, भारत में रोजगार की स्थिति क्या रहेगी, भारत में अर्थतंत्र कैसा रहेगा, यहाँ की दुनिया में लोगों का क्या प्रभाव रहेगा, या ये कह सकते हैं कि भारतीय तकनीकी या भारतीय बुद्धिशाली लोगों का भारत के बाहर में क्या पद प्राप्त होगा, तो इन सभी आधारों की हम गणना करते हैं तो भारत की स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। वहीं रोजगार की हम बात करेंगे तो यूरोप के बाजार, अमेरिका के बाजार भारत में निवेश करेंगे और भारत के बच्चों को, भारत के नए युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। बिल्कुल पंडित जी, आखिरी आपसे सवाल जानना चाहेंगे 2024 में क्या कहती है राजनीति में, किस प्रकार, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी आना है, कैसा रहेगा राजनेताओं के लिए ये साल, जनप्रतिनिधियों के लिए किस प्रकार ये उठापटक वाला साल रह सकता है? इस वर्ष शनि का ढैया वृश्चिक राशि में चल रहा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी राशि है वृश्चिक। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं उनकी भी राशि वृश्चिक है उनकी जन्म कुंडली के अनुसार, और प्रियंका गांधी जो उनकी बहन है उसकी राशि भी वृश्चिक है उनकी जन्म कुंडली के अनुसार। तो इस राशि में शनि का ढैया चलेगा। नीतीश कुमार जी जो हैं एक प्रधानमंत्री के दावेदार, उनकी भी राशि वृश्चिक है उनके जन्म कुंडली के अनुसार। तो केवल इन चारों में से जो मुख्य हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में मंगल और चंद्र की युति है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मतलब ऐसी कुंडली 1 या 2 कोई होगी तो होगी। इसलिए उनका जो इस साल चुनाव होने हैं तो उनका दावा ज़्यादा मजबूत है। और जो ग्रहण की स्थितियां पिछले वर्ष में रही हैं उसमें सत्ता परिवर्तन का योग रहा है चारों स्टेट में, और इस वर्ष भी कोई ग्रहण है नहीं, परंतु जो स्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार शनि का ढैया जो गोचर कर रहा वृश्चिक राशि में, तो सत्ता दल यानी कि भाजपा ही पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 2024 में ऐसा ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा जी का कहना है कि भाजपा एक बार पुनः लोकसभा में जीत हासिल कर सकती है। पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे भी जानना चाहेंगे, राम की सदी सभी को इंतजार है, सनातन धर्म की ओर पूरा देश जा रहा है और रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी को होना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए गौरव का विषय है और चूंकि सनातन धर्म संस्कृति में राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम के अनुशासन पर्व की हम बात करें तो राम राज्य की कल्पना सामने आती है। त्रेता युग से संबंधित यदि कुछ विशेषता है तो राम जी के चरित्र के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर यदि हम युग युगादिन बात करें तो राम शुरू से लेकर आखिरी तक है
और राम के बारे में बात करें तो पौराणिक मान्यता और पौराणिक ग्रंथ अवतारी पुरुष के राम के रूप में बात करते हैं। यहाँ पर चूंकि जैसा भी आपने कहा कि राम की सदी, तो ये तो पूरा संसारी राम का है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम बात करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राजनीति हम देख लें, मर्यादा पुरुषोत्तम की कूटनीति हम देख लें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सामाजिकता को हम देख लें, पारिवारिकता को देख लें, धार्मिकता को देख लें, आध्यात्मिकता को देख लें, तो राम राम है। तो राम के बारे में यदि हम बात करेंगे तो राम का हिसाब ये लगाता है, यहाँ पर राम की पूजन से मन को शांति प्राप्त होगी, राम को आदर्श बनाया जा सकता है, राम को पूजन के साथ साथ अपने जीवन का लक्ष्य बनाया जा सकता है। और रही बात अयोध्या की, जैसा पंडित जी ने पहले कहा है कि राम जी अयोध्या के नहीं वरन पूरे विश्व के हैं, राम ब्रह्मांड पुरुष है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो राम के आने से, अयोध्या में स्थापना होने से, मंदिर के आरंभ होने से, और नए वर्ष की हम बात करें तो जो हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो समूचे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराएगा। यही नहीं, विदेशी संस्कृति को फॉलो करने वाले जितने भी विदेशी जन हैं वे भी राम के नाम का उच्चारण करेंगे। और ये लगभग तय ये ग्रह गोचर की हम बात करें, जैसे हमने कहा है कि सूर्य धनु का है, मंगल धनु का है, ये विपरीत संस्कृति वाले लोग भी सनातन धर्म की संस्कृति में हिस्सेदारी लेंगे और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे, अनुसरण करेंगे। यही राम का सत्य है, यही राम का युग है और यही राम का क्रम होगा। बिल्कुल यही राम का सत्य है। तो राम का सत्य यानी अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। 2024 में प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाएगा पूरा विश्व। तो कहीं ना कहीं 2024 से राशियों के अनुसार भी हमने ज्योतिषों से जाना है कि किस प्रकार की राशि हमारे जीवन में होगी, किस प्रकार की संस्कृति रहेगी, किस प्रकार का वैराग्य रहेगा। और 2024 तो काल गणना का, जो महाकाल की नगरी को काल गणना का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समय तो उज्जैन से ही चलेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 2024 में उज्जैन नगरी से ही समय पूरे विश्व भर में दिखाई दे। जितन मकवाना और गगन के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन।